हाँ, हम लोग नगरीकरण का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो कारण इसके हो गए थे, अर्थ बता दिया था, इसके कारण के बारे में मैंने बता दिया था। इसके प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सकारात्मक प्रभाव मैंने पॉइंट वाइज बता दिए थे पहले, अलग अलग पॉइंट करके। और ये सकारात्मक प्रभाव दो हिस्सों में बांट करके मैंने बताया है यहाँ पर, आर्थिक संरचना और सामाजिक संरचना पर प्रभाव, है ना। जो पॉइंट हमने पढ़े हैं पहले, उन्हीं पॉइंट्स को दो हिस्सों में बांट करके मैंने बताया हुआ। देखिए, हमने इसके पहले, इसके पुरानी जो स्लाइड है वो बताता हूं मैं। पुरानी स्लाइड कौन सी है? 77, ये। इसमें मैंने इसके प्रभाव अलग अलग करके बताए थे। ये कारण है, ये प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव के पॉइंट मैंने इस तरीके से बताए थे। इसमें दोनों हैं, सामाजिक और आर्थिक। और इसके बाद फिर इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है। अभी जो स्लाइड हम देख रहे हैं उसमें आर्थिक संरचना पर प्रभाव और सामाजिक संरचना पर प्रभाव, दो तरीके से प्रभाव यहाँ पर मैंने सकारात्मक प्रभाव बताए हुए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं आर्थिक संरचना पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्योंकि औद्योगिकरण नगरीकरण के परिणाम स्वरूप, या औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरीकरण आया, या नगरीकरण के परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण आया। दोनों ही जो है एक दूसरे को, दोनों ने प्रभावित किया है। तो चूंकि औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है नगरों में, इससे जो है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा मिला है। उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। ये दोनों ही पॉइंट जो है रिलेटेड है ना। औद्योगिकरण के जरिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा मिला है। क्योंकि उद्योग ज्यादा स्थापित हुए हैं तो लोगों को रोजगार के अवसर भी लोगों को ज्यादा मिले हैं, बढ़े। नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर यातायात तथा संचार के साधन जो है अच्छे होते हैं, उनका विस्तार होता है, उनकी वृद्धि होती है। तो ये भी एक आर्थिक संरचना पर प्रभाव है कि जो नगरीय क्षेत्र हैं वहां पर यातायात तथा संचार के साधन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, उनमें वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, उनका विस्तार बहुत ज्यादा होता है नगरीय क्षेत्रों में। तो ये 3 पॉइंट हैं आर्थिक संरचना संबंधी। इसके अलावा और भी हैं। ये पहले हमने सकारात्मक प्रभाव में ओवरऑल पढ़े हैं, ठीक है। लिखना आपको एक ही है, या तो उसको लिख दें या इसको लिख दें। उसमें मैंने सकारात्मक प्रभाव में क्या है, सब मिक्स कर दिया है, उसमें मिक्स है। उसमें संरचनात्मक आर्थिक संरचना पर प्रभाव भी है और सामाजिक संरचना पर प्रभाव। कि यहाँ पर मैंने सकारात्मक प्रभाव दो हिस्सों में बांट करके बताए हैं, आर्थिक संरचना को अलग कर दिया और सामाजिक संरचना को अलग करके बताया हुआ है। हाँ, ये है सामाजिक संरचना पर प्रभाव। 3 पॉइंट हमने आर्थिक संरचना पर प्रभाव पढ़े, और ये सामाजिक संरचना पर प्रभाव है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साधनों का विकास। नगरीकरण के परिणाम स्वरूप जब नगरों का विकास होता है तो नगरों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह काफी अच्छे स्तर के होते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं काफी अच्छी होती हैं नगरीय क्षेत्रों में, है ना। हॉस्पिटल वगैरह अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स अच्छे रहते हैं। और मनोरंजन के साधन जो है बहुत ज्यादा नगरीय क्षेत्रों में होते हैं, उनका विकास बहुत ज्यादा होता है। तो ये इस तरीके से सामाजिक संरचना पर प्रभाव के अंतर्गत 3 पॉइंट यहाँ पर मैंने बताए हुए। हाँ, इसी से जुड़े हुए सामाजिक संरचना पर प्रभाव के अंतर्गत ही जाति प्रथा तथा अन्य रूढ़ियां कम हो जाती हैं। जो गांव में बहुत ज्यादा ये रूढ़िवादिता पाई जाती है, जाति प्रथा है, छुआछूत है या अस्पृश्यता है ना, इस तरह की जो रूढ़िवादी प्रवृत्तियां हैं वो गांव में ज्यादा पाई जाती हैं। जब गांव से लोग नगर में जाते हैं और नगरीय क्षेत्र का विकास होता है तो इस तरह की जो कुरीतियां हैं, इस तरह की जो रूढ़िवादी प्रवृत्तियां हैं वो जो है कम हो जाती हैं। नए विचारों का जन्म होता है। जन्म दर मृत्यु दर में कमी होती है। जन्म दर मृत्यु दर में कमी क्यों होती है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा हो जाती हैं ना।
इसका रीजन हम यहां पर लिखेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में कमी हो जाती है। जन्म दर मृत्यु दर अलग से आपको पढ़ना है, ये टॉपिक अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो वहां पर हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ इतना आपको बताना है कि चूंकि नगरीय जो क्षेत्र है, नगरीकरण के दौरान जब नगरों का विकास होता है तो वहाँ पर चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ जाती है, मनोरंजन के साधनों का विकास हो जाता है, तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों में काफ़ी कमी हो जाती है। ये उसके रीजन है ना। तो यह सामाजिक संरचना पर प्रभाव, इस तरीके से सकारात्मक प्रभाव कंप्लीट हो जाते हैं। दो तरीके से मैंने इनको बताया हुआ है, आप जिस तरीके से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, है ना। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई एक तरीका अपना सकते हैं। ओवरऑल तरीका है या संरचना, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना प्रभाव, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव में आवास की समस्या, बढ़ती हुई गंदी बस्तियां, ये सबसे बड़ी समस्या यही होती है ना। शहर से लोग गांव में, गांव से लोग शहर में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर जो है जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या इतनी ज्यादा होती है कि आवास की समस्या वहां पैदा हो जाती है, और आवास की समस्या पैदा होने से आवास महंगे होते हैं, छोटे छोटे मकानों में रहना पड़ता है, कभी लोगों को आवास मिल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है वो, इस तरह की झुग्गी झोपड़ियां, जो गंदी बस्तियां हैं, वहां पर जो है उसको रहना पड़ता है, ठीक है, मजबूर हो जाते हैं। और जब ऐसी बस्तियों में लोग रहते हैं तो वहां पर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नगरों में अपराधों में वृद्धि होती है, बहुत सारे जो लोग हैं नगर में बस जाते हैं, है ना, तो बहुत सारे अपराध होने लगते हैं, चोरी है, डकैती है। आप देखते हैं कि एक समय पहले इंदौर में अपराध बहुत कम होते थे। मैं आपको बता रहा हूँ 2000 के आसपास या उसके पहले की बात, 2000 के आसपास या उसके पहले, जिस समय जब इंदौर हुआ करता था, उस समय बहुत कम इस तरह के केसेस होते थे, चोरी डकैती वगैरह जो आज हो रहे हैं। तो ये पहले इस तरह के केस नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग गांव से या दूसरी जगह से आकर के यहाँ बस रहे हैं, तो इस तरह के अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दिन दहाड़े जो है अपराध हो जाते, दिन दहाड़े लूटपाट हो जाती है। रोज पेपर में आप देख लें, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं रोज पेपर में आ रही हैं कि दिन दहाड़े जो है लूट होती है ना, मर्डर हो जाते हैं, है ना, लूटपाट हो जाती है, डकैती हो जाती है, ठीक है। तो रात में तो खैर आप देखो तो रात में तो चोरी डकैती रोज ही होती हैं कहीं ना कहीं, इतना बड़ा शहर है, लेकिन दिन में हो रही हैं आजकल। तो इस तरह के जो अपराध हैं उनके बढ़ने का कारण है जनसंख्या में वृद्धि, है ना। बहुत से लोग इधर उधर से आकर के यहाँ पर निवास करने लगते हैं, और उनके पास कोई रोजगार नहीं होता। भाई सबको रोजगार तो मिल नहीं सकता है, अब रोजगार नहीं है, उनको यहाँ पर रहना है, अपनी आजीविका चलाना है, तो फिर गलत साधनों का उपयोग किया जाता है उनके द्वारा, गलत तरीका अपना लिया जाता है, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो अपराधों में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। जब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है तो बिजली का संकट पैदा हो जाता है, जल संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि इतने सब लोगों को जो है बिजली उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना, ये जो है नगरीय निकाय के लिए बहुत मुश्किल होता है। समस्या क्या होती है कि उनसे टैक्स नहीं उसको मिलता है, नगर निगम को या नगर पालिका, जो भी नगरीय निकाय है, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम जो भी है, उसको सभी जनसंख्या से जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है उन सभी से उसको टैक्स नहीं मिलता है। लेकिन पानी की सप्लाई सभी को करना है, क्योंकि सभी की जरूरत है, बिजली सभी को चाहिए, है ना। अब मान लीजिए जैसे किराए पर लोग रह रहे हैं,
अब किराए पर जो लोग रह रहे हैं तो मकान मालिक क्या करता है, मकान मालिक उनसे तो टैक्स ले लेता है, टैक्स के रूप में पैसे ले लेता है, और वो सरकार को नहीं देता है, नगर निगम को नहीं देता है ना। उसने लिए भाई बिजली का इतना लगेगा आपको, अब उसने ले लिया और उतना आना नहीं है, कम आना है, जितना भी आना है, तो वो जो है उससे ज़्यादा दुगना पैसे जो है वसूल लेता है स्टूडेंट से जो भी किराए पर रह रहा है, और देना कमी है। इस तरीके से और भी जो है खर्चे रहते हैं, वो सारे खर्चे जो है किराएदार से वसूले जाते हैं और मकान मालिक सरकार को नहीं देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि नगर निगम या नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा सभी को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन उन सुविधाओं के एवज में नगरीय निकाय को टैक्स उतना नहीं मिलता है जितनी सुविधाएं वो देता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है नगरीय निकाय के संबंध में, और जिनको टैक्स देना चाहिए वो भी टैक्स नहीं चुकाते हैं, है ना। बहुत सारा टैक्स बकाया रह जाता है हर साल। आप देखें इंदौर नगर निगम का कितना टैक्स बकाया है, फिर जो है वो छूट दे करके, कुछ प्रलोभन दे करके टैक्स वसूलने का प्रयास किया जाता है ना। लास्ट में क्या है कि छूट दे दी कि भाई चलो छूट चल रही है, टैक्स भरो, तो कुछ लोग भरते हैं उसमें, है ना। तो इस तरह की समस्याएं रहती हैं नगरीय निकायों में, नगरों में। तो विद्युत तथा जलापूर्ति की समस्या रहती है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, सभी को जो है बिजली पानी चाहिए। ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है तो सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, है ना। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा ट्रैफिक और उतनी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं, है ना। कंजेस्टेड एरिया रहते हैं, रोड जो है छोटी होती हैं। अब यहाँ तो खैर इंदौर में फिर भी बड़ी बड़ी रोड है, और जगह आप जाएंगे तो रोड बहुत सकरी रहती है और वाहन बहुत हैं, लोग जो है बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, है ना। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो नगरीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती हैं, जो नगरीकरण का दुष्परिणाम माना जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सकारात्मक प्रभाव, इसी को हम कहते हैं इसकी समस्याएं, नगरीकरण की समस्याएं, मैंने कल बताया था, और इन्हीं को हम कहते हैं दुष्परिणाम, है ना। नगरीकरण की समस्याएं, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वो यही आपको लिखना है। नगरीकरण के दुष्परिणाम क्या हैं, यही पॉइंट आपको लिखना है। नकारात्मक प्रभाव जो हम लोग पढ़ रहे हैं। नगरों में बढ़ता हुआ प्रदूषण, देखो 3-4 चीजें बहुत कॉमन है और वो आपको याद नहीं करना है, वो आप खुद सोचेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नगरों में रह रहे हैं, नगरीय क्षेत्र में रह रहे हैं। तो आप अगर विचार करेंगे, अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। आपको याद ही नहीं करना है ना। आवास की समस्या है ही, आप देखते ही हैं कितना कंजेस्टेड एरिया है, लोग जो है कैसे रह रहे हैं, है ना। ट्रैफिक की समस्या देख ही रहे हैं, आना जाना रहती है तो ट्रैफिक की समस्या रोज ही कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटित होती हैं, पेपर में आती है, कई बार तो सामने ही हो जाती है घटना। अब मैं एबी रोड से आता हूँ, तो एबी रोड में आप देखो तो रोज कुछ ना कुछ एक्सीडेंट जो है देखने को मिलते हैं, आंखों के सामने कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आते जाते, कभी आने में कभी जाने में, है ना। कई बार तो ऐसा देखा कि ऑन स्पॉट जो है उसकी डेथ हो गई, ऐसा भी देखा है। मतलब देखते देखते जो है एक्सीडेंट हुआ, इतना खतरनाक हुआ कि देखते देखते जो है उसकी डेथ हो गई सामने, क्योंकि एबी रोड में बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं और सिटी के अंदर भी चीजें होती हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये याद करने वाली चीज नहीं है। आप जो है खुद सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। आवास की समस्या हो गई, बिजली का संकट रहता है, जल संकट की समस्या रहती है ना, और सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। पॉल्यूशन रहने के पीछे, सबके पीछे वजह है, ये हेडिंग है एक्चुअली। इनको जो है आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो उसका रीजन लिखना पड़ता है। सिर्फ ऐसे लिख देने से काम नहीं चलेगा, इससे नंबर नहीं मिलेंगे। ये अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तब की बात कर रहा हूं, अगर 7 मार्क्स में आता है तो इतने में चल जाएगा। वहां पर आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, 2-3 चीजें हैं। एक तो
इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है नगरीय क्षेत्र में, उसके आसपास इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होती हैं, कारखाने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से जो है पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। इंडस्ट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा शोर होता है, आवाज़ बहुत तेज होती है, उसकी वजह से साउंड पोल्यूशन होता है। उनके द्वारा जो गंदा पानी जो है निकलता है कारखानों से, तो मृदा का प्रदूषण होता है ना। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है नगरीय क्षेत्र में, तो उससे भी जो है पोल्यूशन होता है। ट्रैफिक जो गाड़ियां रहती हैं बहुत ज़्यादा तेज हॉर्न बजाती हैं, उससे साउंड पोल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स में। 7 मार्क्स में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, 7 मार्क्स में तो आप इसी को लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। भौतिकवादी प्रवृत्ति का विकास नगरीय क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र में आध्यात्मिकता ज्यादा चलती है। देखो 2 चीजें होती है, एक आध्यात्मिकता, एक भौतिकवाद, है ना। पश्चिम का भौतिकवाद है और पूर्व का अध्यात्मवाद, ऐसा कहा जाता है। पश्चिम में भौतिकवाद चलता है ना, पश्चिम मतलब पश्चिमी जो देश है ना। पश्चिमी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्रीनविच जो रेखा है उसके पश्चिम वाले देश, उनको हम पश्चिमी देश बोल देते हैं, और हमारी भी पश्चिम में है वो। उसमें दोनों अमेरिका हो गए, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ये जो है पश्चिमी देश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर भौतिकवाद चलता है। भौतिकवाद का मतलब क्या होता है, भौतिकवाद का मतलब होता है सारी चीजें जो है हम तर्क के आधार पर देखें। कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, ये है। आध्यात्मवाद, इसमें विश्वास पाया जाता है ना। भौतिकवाद में तर्क है और आध्यात्मवाद में विश्वास है ना। ईश्वर है, हम मानते हैं, हमारा विश्वास है कि ईश्वर है, गॉड है, हम ऐसा मानते हैं, ये अध्यात्मवाद है। वो नहीं मानते हैं कि ईश्वर है, क्योंकि तर्क नहीं है उसका। आप क्या तर्क दोगे, ईश्वर है या कोई गॉड है, देवता है, उसका कोई तर्क ही नहीं है ना। जब तक तर्क नहीं है तो फिर उसको मानना नहीं। तो पूर्व में आध्यात्मवाद को महत्व दिया जाता है और पश्चिम में भौतिकवाद को महत्व दिया जाता है। तो पश्चिम का जो भौतिकवाद है यहां भी आ गया है, और ये कैसे आया है, पश्चिमीकरण की वजह से आया है। इसका प्रभाव क्या है, पश्चिमीकरण। तो इसमें हम लिखेंगे पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण हमने पढ़ा है। पश्चिमीकरण से भौतिकवादी प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति का मतलब होता है कि हर चीज को लाभ के दृष्टिकोण से देखना, है ना। मतलब जो है हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस एस्पेक्ट से कोई हम चीज करते हैं तो उसको बोलते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति, है ना। ठीक है, फायदा को देखते हुए हम अगर कोई काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसको हम उपभोक्तावादी संस्कृति माना जाता है, जो अभी चल रहा है। भौतिकवादी प्रवृत्ति और उपभोक्तावादी संस्कृति दोनों का संयोग। नगरों में बढ़ती आर्थिक विषमता, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें आर्थिक विषमता बहुत कम पाई जाती है। वहां पर सब लगभग एक जैसी स्थिति में होते हैं, लगभग एक जैसा ही व्यवसाय होता है उनका। जैसे खेती है, सबके पास खेती है, अंतर ये रहता है किसी के पास ज्यादा खेती, किसी के पास कम खेती है, थोड़ा सा इसमें फर्क आता है। बाकी थोड़ा बहुत अंतर आएगा, है ना। किसी के पास जो है किसी साल ज्यादा पैदावार हो गई, किसी के पास उस समय कम पैदावार हुई, तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं आता है। यहां पर अंतर बहुत ज्यादा आता है ना। 2 लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं, एक का बहुत छोटा बिजनेस, एक का बहुत बड़ा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस है, एक का लाखों का बिजनेस है, या एक का अरबों का बिजनेस है, एक का लाखों का बिजनेस है, तो अरब और लाख में कितना फर्क आ गया। 2 लोग जॉब कर रहे हैं, एक को जो है 5 लाख मिल रहे हैं, एक को 20,000 मिल रहे हैं महीने के, है ना। तो इतना फर्क यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं आर्थिक विषमता की स्थिति बहुत ज्यादा पाई जाती है। गंदगी की समस्या ज्यादा होती है ना, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या जहाँ ज्यादा होती है वहां पर गंदगी की समस्या भी रहती है। हालांकि गांव में भी गंदगी की समस्या है, लेकिन वहां पर चूंकि पॉपुलेशन कम है इसलिए इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या आती है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्टेज जो मटेरियल्स हैं,
उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसको लेकर के भी समस्या बनी रहती है। हालांकि अब काफी कुछ सुधार हुआ है, जैसे इंदौर में आप देखेंगे तो इससे जो है गैस बनने लगी है। पहले क्या होता था कि जो भी कचरा होता था वो फेंक देते थे, वैसे पड़ा रहता था, उससे जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था, बीमारियां फैलती थी। अब जो है यहाँ पर ऐसा तरीका निकाल लिया है कि जो भी कचरा उससे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस बन रही है। तो कचरे का निपटान भी हो रहा है, वेस्टेज का निपटान भी हो रहा है, दूसरा नगर निगम को फायदा हो रहा है। अब कितना फायदा नगर निगम इसमें कमा रही है, तो इस तरह का तरीका ढूंढ लिया गया है, कचरा भी खत्म और गैस भी बन रही है, और गैस उसका यूज नगर निगम कर रही है, उसको बेच भी सकती है, बेच भी रही है। तो ये सारी चीजें जो है अब देखने को मिल रही हैं। हाँ, ये एक्चुअली लुई विर्थ के अनुसार जो है यहाँ पर विशेषताएं उसने क्या यहाँ पर लिख दी हैं। वैसे वो विशेषताओं को वहां पर ही लिखना है ना, जो हमने विशेषताओं की स्लाइड पढ़ी है तो वहां पर इनको मेंशन करना है ना। अब चूंकि वो सिलेबस, वो टॉपिक हो गया था, वहां से विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, तो यहाँ पर जो है मैंने 4 विशेषताएं ये बताई हैं जो लुई विर्थ द्वारा बताई गई। नगरीकरण की विशेषताएं लुई विर्थ ने जो बताई हैं वो यहां पर मैंने लिखी हुई हैं। क्षणभंगुरता, क्षणभंगुरता का मतलब होता है कि लोगों के नगरीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें लोगों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं वो बहुत अल्प अवधि के लिए पाए जाते हैं, है ना। क्षणभंगुर मतलब क्षण भर में नष्ट हो जाना, है ना। क्षणभंगुर, है ना। क्षणभंगुर का मतलब होता है कुछ ही समय में खत्म हो जाना, है ना। तो नगरीय क्षेत्र जो होते हैं, मतलब क्षणभंगुर मतलब किसको लेकर के, संबंधों को लेकर के बात हो रही है ना। तो नगरीय क्षेत्रों में दूसरों के बीच जो संबंध विकसित होते हैं वो कुछ समय के लिए विकसित होते हैं, बहुत जल्दी जो है समाप्त हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो संस्कृति है उपभोक्तावादी संस्कृति है। किसी से उसका काम है तब तक संबंध रहेंगे, काम खत्म हो गया संबंध ही खत्म है। भाई जैसे अब किसी को कोई काम करवाना है, मान लीजिए कोई घर का कोई काम करवाना है ना, ड्रेनेज का काम करवाना है या कोई सैनिटरी वाला कोई काम कराना है, तो उस समय जो है उसका नंबर वगैरह कहीं से लेकर के उससे बात करेगा, काम करवाएगा और फिर खत्म, पता चला कि नंबर ही हट गया, बात ही नहीं होना, फिर काम पड़ेगा तो फिर उसको बुलाएगा। तो ये है इसको कहते हैं क्षणभंगुरता, मतलब कुछ समय में ही जो है संबंध समाप्त कर दिए जाते हैं, है ना। तो ये क्षणभंगुरता मतलब संबंधों की बात यहाँ पर हो रही। सतहीपन, सीमित लोगों से संपर्क होता है ना। यहाँ पर जो संपर्क होता है नगरीय क्षेत्रों में बहुत कम लोगों से संपर्क होता है, जिनसे हमारा बार बार काम पड़ता है ना, या रोज काम पड़ता है, ज्यादातर काम पड़ता है, उनसे ही जो है हमारा संबंध होता है, या रिलेटिव है ना। कभी कभी क्या होता है कि उसी शहर में रिलेटिव भी रहते हैं तो उनसे संपर्क रहता है। ऐसा भी हो जाता है कि उनसे भी संपर्क नहीं होता है, अगर कोई उनसे हमारा लेना देना नहीं है, कोई उनसे काम नहीं है तो उनसे भी संबंध नहीं रहता, बातचीत नहीं होती। कभी मिल गए तो राम राम दुआ सलाम हो गई, नहीं तो आगे रह के बात नहीं करना है, फोन नहीं करना है। तो इस तरह की चीजें चलती हैं, इसको बोलते हैं सतहीपन, है ना। गुमनामी, एनोनिमिटी, पड़ोसियों का एक दूसरे के साथ परिचित ना होना, गुमनाम की जिंदगी जीना ना। गुमनामी मतलब पड़ोसी ही जो है आपस में एक दूसरे से परिचित नहीं होते, है ना, तो उसको बोलते हैं गुमनाम। तो इन्होंने एक वर्ड दिए हैं एक्चुअली, इसलिए मैंने इंग्लिश टर्म भी लिखा है ताकि जो है आपको इंग्लिश में भी समझ में आए, है ना। इंग्लिश में भी मैंने ये टर्म दिए हुए हैं। ये है जैसे क्षणभंगुरता है और सतीपन है, तो इंग्लिश टर्म भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि, क्योंकि ये टर्म बहुत अलग टर्म है। अब ऐसे अगर आप समझो क्षणभंगुरता है तो क्षणभंगुरता का उनके हिसाब से मतलब क्या है, क्षणभंगुरता का मतलब वही होता है क्षण भर में नष्ट हो जाना। लेकिन क्या नष्ट हो जाना, ये किसकी बात कर रहे हैं,
तो ये संबंधों की बात हो रही है ना। ऐसे ही गुमनामी मतलब, गुमनामी का मतलब उनके हिसाब से क्या है, तो गुमनामी का मतलब ये है कि परिचित नहीं होते हैं, अगल बगल रह रहे हैं लोग लेकिन परिचित ही नहीं, महीनों बात नहीं होती है ना। संडे को कभी दिख गए तो बात हो गई, नहीं तो वो भी नहीं, है ना। तो ये गुमनामी के अंतर्गत उन्होंने बताया। व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत स्वार्थों को ज्यादा महत्व यहाँ पर दिया जाता है ना। तो ये 4 विशेषताएं जो है लुई विर्थ द्वारा बताई गई है ना। लुई विर्थ जो है नगरवाद की जो अवधारणा है उसके प्रतिपादक भी कहे जाते हैं, हमने पढ़ा है। नगरीयता या नगरवाद के प्रतिपादक भी ये कहे जाते हैं, और इन्होंने ही नगरीकरण की 4 विशेषताएं बताई हैं, है ना। और हमने 2 जो विद्वान हुए हैं, सोरोकिन और जिमरमैन, उन्होंने भी जो है 8 विशेषताएं बताई, तो वो हमने पढ़ी हैं। 8 विशेषताएं उनकी हैं और 4 विशेषताएं इनकी हैं। बाकी फिर मैंने और भी कुछ और अन्य विशेषताएं बताई हैं। तो इस तरीके से लगभग करीब 15 से 20 विशेषताएं लगभग मैंने इसकी बता दी हैं नगरीकरण की, है ना। बाकी हमने पहले पढ़ लिए। तो ये इस तरीके से विशेषताओं के 4 पॉइंट हैं। इसके बाद सरकारी पहल, नगरीय क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, नगरीकरण की वजह से जो नगरीय क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, इन समस्याओं का निदान करने के लिए और नगरीय विकास करने के लिए सरकार द्वारा कुछ पहल की गई है, सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इनके बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन पहले आया हुआ है, मेंस में एक बार आया था, और प्री में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो सरकार ने क्या किया था, नगरीय क्षेत्र की एक साथ 3 योजनाओं को लॉन्च किया था, है ना। ये बात मैं बता रहा हूं, 25 जून 2015 को एक साथ जो है नगरीय क्षेत्र संबंधी 3 योजनाओं को सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसमें एक अमृत योजना है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और फिर स्मार्ट सिटी परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन है, और फिर सबके लिए आवास 2022। ये जो है 3 योजनाएं एक साथ जो है सरकार द्वारा स्टार्ट की गई, ठीक है। तो ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मेंस में 2 नंबर में पूछ सकता है या 7 मार्क्स में भी इनको पूछ सकता है। इस हिसाब से मैंने मैटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली है अमृत योजना। एक्चुअली ये अमृत जो वर्ड है, ये इसका फुल फॉर्म है AMRUT, इसको अमृत नाम दिया गया है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है अमृत का फुल फॉर्म है ना। अटल जी के नाम से जो है इस योजना का नाम रखा गया है ना। पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम से योजना का नाम था, है ना। पहले इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के नाम से था। तो उस समय भी इसके क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, है ना। बहुत पहले MP के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में संचालित नहीं हो रही, किस नगर में संचालित नहीं हो रही है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था जब इस नाम से योजना चलती थी, यानी 2015 के पहले, ठीक है। तो इस नाम से यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के स्थान पर इसका जो है इसको स्टार्ट किया गया, मतलब नाम चेंज किया गया है, इसमें कुछ प्रावधान भी चेंज किए गए हैं, और उसका समय है 25 जून 2015। तो इसकी डेट और इसका ईयर आपको पूछ सकता है प्री में और मेंस में। प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है योजना, इसलिए ध्यान रखना है, और मेंस में 2 नंबर में पूछ सकता है या 7 मार्क्स में पूछ सकता है। तो मैंने इसका पहले प्रारंभ बताया है, 25 जून 2015 को इसका प्रारंभ हुआ है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत योजना कार्यरत है या किस मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। कभी कभी जो है मंत्रालय का नाम भी पूछ लिया जाता है प्री में कि ये योजना किस मंत्रालय की है या किस मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर उसमें मैंने इसके क्रियान्वयन का उल्लेख किया हुआ है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले देश के 500 से अधिक शहरों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी
जनसंख्या पर इसका क्रियान्वयन हो रहा है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं, 500 से अधिक शहर हैं, 1 लाख से देश ऐसा हाँ नहीं 1 लाख से अधिक शहर आएगा, शहर देश नहीं है, शहर आएगा, है ना, देश तो हो ही नहीं सकता ना। शहरों 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, ये यहां पर के भी हट जाएगा, है ना, वाले नहीं, ये हटाना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ऐसा होगा वो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में क्रियान्वित, ऐसा आएगा वो, है ना, ये पूरा हटेगा, है ना। आगे समझ में बात, ये क्या होगा, ये पूरा जो है हटाना पड़ेगा अपने को, तब वो सही होगा, है ना। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में क्रियान्वित, ये सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर बताई हैं, जो आपको प्री में पूछी जा सकती है, पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि कितनी जनसंख्या पर ये जो योजना संचालित है, यानी कितनी जनसंख्या वाले शहरों में इसका संचालन हो रहा है, कितने शहर लगभग आएंगे, तो 500 से अधिक शहर हैं और उनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके आगे फिर इसके उद्देश्य प्रावधान मैंने बताए हुए हैं अमृत योजना के। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनमें आधारिक संरचना का विकास करना इसका एक खास पर्पज माना जाता है। कैसे करेंगे, कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए आधारिक संरचना का विकास करना, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका विकास करना। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है सड़क है, पानी है, बिजली है, ड्रेनेज की व्यवस्था है ना, स्वच्छता की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, ठीक है, दूरसंचार संचार की व्यवस्था है, इनको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो इन शहरों में इस योजना के जरिए वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है ना, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनको बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत सुविधाएं भी बोला जाता है, जो सबसे जरूरी होती हैं। उनके बिना व्यक्ति का काम ही नहीं चल सकता है। पानी के बिना कैसे काम चलेगा, 1 मिनट भी वो नहीं रह सकता पानी के बिना, तो उसकी जरूरत पड़ती है। प्रकाश की जरूरत है, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा, है ना। बिजली चाहिए है, सड़कें चाहिए, आने जाने के लिए सड़कें चाहिए, ठीक है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है या आधारभूत संरचना है, उसका विकास यहाँ पर करने की बात इसमें कही गई है ना। और जो सिटी है वो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। प्रावधान, अब प्रावधान वही चीज है जो मैंने अभी बताई हैं, वही सारी चीजें। चयनित जो शहर हैं वहां पर स्थानीय यातायात का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत यातायात आता है, परिवहन, है ना, यातायात या परिवहन का विकास करना, यातायात। स्वच्छता है, पेयजल है, प्रकाश है, सीवरेज का प्रबंध करना, ये भी मैंने अभी बताई है जस्ट। तो इसमें कुछ भी ऐसा याद करने वैसा नहीं है, आपको समझ में आ गया। ये आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना है, आधारभूत संरचना डेवलप करना है। अब आधारभूत संरचना में क्या आता है, वही प्रावधान में लिखे हुए हैं। अब प्रावधान आपको याद ही नहीं करना, मैंने पहले ही बता दिए जो प्रावधान में अभी हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में सड़कें हैं, सीवरेज यानी नालियों का प्रबंध करना है, प्रकाश की व्यवस्था करना है, पेयजल उपलब्ध कराना है, स्वच्छता का प्रबंध करना है। वही तो बेसिक स्ट्रक्चर, वही है इसमें लिखे हुए हैं। स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश तथा सीवरेज का प्रबंध करना है। इन शहरों में डिजिटलाइजेशन और वाईफाई की, ये एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर से ऊपर आता है। बेसिक स्ट्रक्चर यहां तक है, लेकिन इसमें कहा गया कि इसका भी प्रबंध किया जाएगा। ये बेसिकली आता है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। अमृत योजना स्मार्ट सिटी योजना में फर्क है, पहले अमृत योजना है और फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो डेवलप हो जाएगा, फिर जो है अदर चीजें डेवलप की जाएंगी, उसमें आता है ये डिजिटलाइजेशन और वाईफाई, है ना। पहले भाई पानी तो मिले,
फिर वाईफाई बाद में देख लेंगे, है ना। तो पानी की व्यवस्था पहले करना है, वाईफाई तो बाद में हो, उसके बिना तो वैसे ही चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वाईफाई बिल्कुल जरूरी है। तो जो एकदम जरूरी चीजें हैं उनका प्रबंध अमृत योजना के तहत किया जा रहा है। अमृत योजना के तहत जो आधारभूत संरचना डेवलप हो गई है, इसके बाद फिर स्मार्ट सिटी की बात हम करेंगे, उसके बाद की बात है जिसका उल्लेख आगे हम कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया ये अमृत। बस याद क्या करना है, याद करना है केवल उसकी डेट, ईयर और 1 लाख से अधिक जनसंख्या, बस यही तो याद करना है। और बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बेस पर आप जो है पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन लिख देंगे, या 2 मार्क्स में आता है तो वो भी लिख देंगे, है ना। प्री में आता है तो प्री में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक, अब ये है अमृत योजना 2.0, है ना। इसके बाद ये स्टार्ट होती है अमृत योजना का दूसरा चरण। अमृत योजना का दूसरा चरण है ये। इसकी स्टार्टिंग हुई है 1 अक्टूबर 2021 से, और 5 वर्षों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। 2021-22 से 2025-26 तक के लिए जो है ये संचालित है। इसमें 3 घटक बताए गए हैं, और ये घटक जो है जल संरक्षण को लेकर के हैं। इसमें मुख्य जो बात कही गई है वो जल संरक्षण को लेकर कही गई है ना, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में जल संकट एक बड़ी समस्या बन गई है, एक गंभीर समस्या बन गई है। तो जो अमृत योजना का दूसरा चरण है वो ऐसे शहरों में जहां पर योजना चल रही है, उन शहरों में जल संरक्षण के संबंध में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। जल संरक्षण को बढ़ावा देने की बात कही गई। तो उसमें है जल के समान वितरण ना, जल के समान वितरण यानी सभी को जल उपलब्ध कराना, क्योंकि जल सभी की जरूरत है ना। अवशिष्ट जल के पुनः उपयोग, है ना, जो खराब पानी है उसका जो है फिल्टर करके, है ना, उसका पुनः उपयोग करने पर बल देने की बात कही गई है। जल निकायों के मानचित्रण, है ना, जो जल निकाय यानी जल स्रोत हैं उनका मानचित्र यानी पता लगाने के भी कहाँ कहाँ कितने स्रोत हैं, सोर्स हैं, है ना। शहरों या कस्बों के बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जल सर्वेक्षण आयोजित करना। जल सर्वेक्षण आयोजित करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जल स्रोतों का पता लगाना, है ना, कितने जल सोर्स हैं यहाँ से हम जल प्राप्त कर सकते हैं, उसका पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, जल सर्वेक्षण की बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, आगे है जल के क्षेत्र में नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए जल के लिए प्रौद्योगिकी उपमिशन चलाना। जल का सही उपयोग करने के लिए या जल जो स्रोत हैं उनसे जल जो है प्राप्त करने के लिए नई नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना, और इसके लिए प्रौद्योगिकी उपमिशन का संचालन करना। पहले जो है हम पता लगाएंगे कि इस क्षेत्र में, नगरीय जो क्षेत्र है वहां पर जल जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो कितने हैं, कहां से हम जल प्राप्त कर सकते हैं। फिर वहां से जल प्राप्त करने के लिए नई नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, और इसके लिए प्रौद्योगिकी उपमिशन चलाना, इसमें ये बात कही गई है। जल संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाना, है ना। घटक का तीसरा जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि जल को कैसे सुरक्षित रखें, जल बर्बाद नहीं हो, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक बनाना। इसके लिए सूचना शिक्षा संचार अभियान चलाना, है ना, सूचना शिक्षा और संचार अभियान चलाना, IEC इसको कहा जाता है ना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, IEC अभियान इसको कहते हैं। सूचना शिक्षा तथा संचार अभियान ये किस लिए चलाने की बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि लोगों को जो है ये बताना कि जल बहुत कीमती है, जल को सुरक्षित रखें, अनावश्यक इसका यूज नहीं करें, बर्बाद नहीं करें। इसके लिए जो है सूचना शिक्षा तथा संचार अभियान चलाना। तो ये अमृत योजना का दूसरा जो चरण है उसके 3 घटक मैंने बताए हैं। इस तरीके से अगर आपको अमृत योजना पूछी जाती है तो ये सारी डिटेल आप लिख देंगे तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। या कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसमें कुछ और ऐड करके देगा। नगरीय क्षेत्र में व्याप्त समस्याएं कौन कौन सी हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार ने द्वारा अमृत योजना जो चलाई है उसका एनालिसिस कीजिए, उनका विश्लेषण कीजिए या उसका उल्लेख कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।
देखिए, नगरीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो हमने नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, वो समस्याओं में आप लिख देंगे। नगरीय क्षेत्र की समस्याएं या नगरीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्याएं वही है, ठीक है ना। नगरीय क्षेत्र की हमने विशेषताएं पहले पढ़ ली हैं, मैंने गांव की विशेषताएं बताई थी और साथ ही नगरीय क्षेत्र की विशेषताएं बताई थी। इसका टॉपिक यहां पर दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ पहले बता दिया था। पहले इसलिए बता दिया था कि दोनों में अंतर भी हमें करना था। इसी यूनिट में स्टार्टिंग में ग्रामीण क्षेत्र की मैंने विशेषताएं बताई थी, लक्षण बताए थे, और नगरीय क्षेत्र की विशेषताएं लक्षण बताए थे। फिर दोनों में अंतर के पॉइंट बताए थे, क्योंकि अंतर आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना। तो नगरीय क्षेत्र की विशेषताएं और नगरीय क्षेत्र की समस्याएं, दोनों चीजें कवर हो गई। नगरीय क्षेत्र की समस्याएं हम कहां से उठाएंगे? हम उठाएंगे नगरीकरण के नकारात्मक प्रभावों से, जो मैंने अभी बताया। उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है, क्या क्या कार्यक्रम चला रही है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको ये 3 जो मेन योजनाएं उनका उल्लेख कर देना है संक्षेप में, ठीक है। नगरीय क्षेत्र की समस्याओं को उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा इनके निराकरण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है, उसके संबंध में आपको ये 3 जो मेन कार्यक्रम है उनका उल्लेख करना है। या ऐसा पूछ सकता है कि नगरीय क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई अमृत योजना का उल्लेख कीजिए या स्मार्ट सिटी परियोजना का उल्लेख कीजिए, है ना। तो कोई एक पूछ सकता है, या तीनों आपको लिखना हो तो बहुत संक्षेप में आपको बताना पड़ेगा। जब हम संक्षेप में लिखते हैं तो हमें 3 चीजें लिखना होती हैं, 2 या 3 चीजें। एक उसका समय, कब स्टार्ट हुई, किसके स्थान पर स्टार्ट हुई, पहले कौन सी इस तरह की योजना चलती थी, अगर चल रही थी या नई है, जो भी है। फिर मंत्रालय उसका लिख देते हैं, और फिर तीसरी चीज लिख देते हैं उसका पर्पज। ये 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर्पज तो आपको लिखना ही लिखना है, समय भी लिखना है, लेकिन पर्पज ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समय कभी कभी जैसे अब याद नहीं रहता है तो गलत नहीं लिखना है, लिखना तो जरूरी है। ये समय नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको याद नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको गलत नहीं लिखें, सही लिखें। डेट आपको अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ईयर लिख दो, उसको भी गलत नहीं लिखना है ना। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है। अगर डेट लिखते हैं तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन अब इतनी सारी डेट याद रखना बहुत मुश्किल है। सन या ईयर ही याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। तो जरूरी नहीं है कि डेट लिखी जाए, लेकिन सन आपको लिखना जरूरी है। तो इस तरीके से अमृत योजना कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आगे है स्मार्ट सिटी परियोजना या स्मार्ट सिटी मिशन भी इसको बोलते हैं, है ना। ये भी इसी समय स्टार्ट हुई। ये जो मैंने जैसे कि शुरू में बताया है कि 3 योजनाएं नगरीय क्षेत्र की एक साथ स्टार्ट हुई हैं, उनका ईयर और उनकी डेट सेम है, वो है 25 जून 2015, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि तीनों की डेट और तीनों का ईयर सेम है, और मंत्रालय भी सेम ही है। तो ये 2 चीजें तो देखो कॉमन ही हो गई, और 3 चीजें कॉमन है नगरीय क्षेत्र के लिए, तीनों है। तो 3 चीजें तीनों योजनाओं में या कार्यक्रमों में कॉमन है कि तीनों का समय, प्रारंभ का समय, तीनों का मंत्रालय और तीनों का क्षेत्र सेम, ठीक है। अब देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है, इसमें 100 सिटीज जो है चुने गए हैं, है ना। जो 100 शहर चुने गए हैं उनमें बुनियादी ढांचा, स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान करके उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, ये जो है इसका पर्पज है ना। वहां पर 500 से ज्यादा शहर की हम बात कर रहे हैं, अमृत योजना में 500 से ज्यादा शहर है, और यहां पर 100 है ना, दोनों में फर्क। और ये बड़े शहर है, इसमें जनसंख्या का उल्लेख नहीं किया गया है कि कितनी जनसंख्या पर इसको चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा, ऐसा जनसंख्या का कोई आधार नहीं है। लेकिन इसमें जो शहर हैं उनकी संख्या बताई गई है, यानी वो 100 जो शहर हैं उनको चयनित किया गया है, और वहां पर बुनियादी ढांचा है, स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण है, इसको प्रदान करके उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, ये इसका मेन पर्पज है। इसलिए इसका नाम है स्मार्ट सिटी परियोजना। स्मार्ट सिटी परियोजना का मतलब यही है कि स्मार्ट सिटी वहां पर के रूप में विकसित करना, जितनी भी चीजें सब स्मार्ट हों, है ना। आधारभूत संरचना
के ऊपर की ये चीजें हैं, है ना। सड़क है, पानी है, बिजली है, ये तो खैर आधारभूत संरचना के अंतर्गत आ गए। अब इसको स्मार्ट कैसे बनाएं, है ना। जैसे सड़कें तो बन गई, लेकिन सड़कें चौड़ी हों, है ना। अब नॉर्मल सड़कें बनना ये आधारभूत संरचना के अंतर्गत आए, अमृत योजना के अंतर्गत। सड़कें बहुत अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, सीमेंटेड सड़कें हों, चौड़ी सड़कें हों, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगे हों, है ना। मतलब थोड़ा सा स्मार्ट लगे। सिटी को स्मार्ट कैसे बनाया जाएगा, सिटी के अंदर जो है पार्क वगैरह बनवाना है, स्विमिंग पूल बनवाना है ना। 24 घंटे बिजली, अब बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन 24 घंटे नहीं है। स्मार्ट सिटी कब बनेगा, जब 24 घंटे बिजली होगी, है ना। तो जो आधारभूत संरचना उससे ऊपर की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। वाईफाई की व्यवस्था करना है, जैसे उसमें वाईफाई का था कि भाई वाईफाई की व्यवस्था भी करेंगे, आधारभूत संरचना अगर डेवलप हो जाएगी बात की बात है, लेकिन यहाँ पर वाईफाई हर जगह उपलब्ध होना, है ना। सीसीटीवी कैमरे लगे होना। अब सीसीटीवी कैमरे आधारभूत संरचना में नहीं आता है, तो आधारभूत संरचना की बाद चीजें हैं ये। तो ये सारी चीजें जहां पर उपलब्ध होती हैं, जिस सिटी में उपलब्ध होती हैं, वहां पर उसको बोल देते हैं स्मार्ट सिटी, है ना। परिवहन की सुविधा, जैसे इंदौर में परिवहन की सुविधा, इसमें मैंने कल ही बताया था कि आप जो है कहीं भी खड़े हो, आप ऑनलाइन जो है बुक करो, आपके पास में ओला वहीं पर आ जाएगी या उबेर वहीं पर आ जाएगी जहां पर आप खड़े हैं। तो ये है स्मार्ट सिटी। इस तरह की व्यवस्था, परिवहन की प्रॉपर व्यवस्था होना, है ना। हर जगह जो है परिवहन की सुविधा, हर जगह बस या उबेर ओला जो भी है ना, तो वहां पर उपलब्ध हो जाए। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। वही चीज इसमें आपको बतानी है ना। जो चीज इसमें लिखी हुई मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। तो ये पर्पज हो गए, और इसी में प्रावधान वही लिखे हुए हैं, है ना। इस योजना के तहत जो है चयनित जो शहर हैं वहां पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनका उल्लेख यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो वो ये है कि 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना। बिजली है, ये आधारभूत संरचना के अंतर्गत आ गई, लेकिन हमेशा बिजली रहे, 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहे, ये जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ गई, ठीक है। पूरे शहर में वाईफाई कनेक्शन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है ये ना। वाईफाई कनेक्शन हर जगह होना चाहिए। प्रति 2500 जनसंख्या पर नर्सरी स्कूल स्थापित करना, है ना। 2500 जनसंख्या जहां पर है वहां पर नर्सरी स्कूल स्थापित करने की बात कही गई है ना? ठीक है। आगे प्रति 1.25 लाख जनसंख्या पर एक कॉलेज स्थापित करना, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। शहर के सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करना, सीसीटीवी कैमरे लगाना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है ना। स्कूल है, कॉलेज है, उसकी प्रॉपर व्यवस्था करना। शहर में पार्क, स्विमिंग पूल बनवाना, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है ना। इसके बाद स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होना और परिवहन तरह स्वास्थ्य की प्रॉपर व्यवस्था होना। परिवहन जरूरी है, मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, लेकिन जो है प्रॉपर परिवहन, हर जगह परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, तो वो भी हम इसमें ले सकते हैं। अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त जो है हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों की व्यवस्था करना, वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। अस्पताल होते हैं, आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त जो है अस्पतालों का प्रबंध करना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत एमपी के जो सिटीज हैं उनमें 7 शहर एमपी के शामिल किए गए हैं, है ना। इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना जो है, इन 7 जो शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में सम्मिलित किया गया है, और यहाँ पर जो है ये योजना संचालित है और इनको स्मार्ट बनाने का प्रयास सरकार कर रही है, केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है दूसरी योजना स्मार्ट सिटी परियोजना। इसके बाद आता है सबके लिए आवास शहरी 2022 तक, ये जो है तीसरा
कार्यक्रम है और इसको भी इसी समय स्टार्ट किया गया, सेम टाइम 25 जून 2015। सेम मंत्रालय है, केंद्रीय आवास है, शहरी मंत्रालय, कार्य मंत्रालय, और इसका पर्पज वही है जो योजना का नाम है कि 2022 तक ऐसे लोगों को मकान उपलब्ध कराना जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है ना, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं लेकिन स्वयं के पास मकान नहीं है, उनको 2022 तक मकान उपलब्ध कराना, ये जो है इसका पर्पज माना जाता है। और कहां पर ये लागू है, तो देश के सभी जो कस्बा है, ये 4041 जो है ये कस्बे हैं, टाउन एरिया उसको बोलते हैं 4041। मैंने आप लोगों को नगरों की श्रेणियां बताई थी, कैटेगरीज बताई थी, उसमें 4 कैटेगरी में इनको बांटा था। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर और 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहर। ये 4 कैटेगरी हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में नगरों की। तो नगरों की श्रेणियों के अंतर्गत पहली श्रेणी मैंने पहली कैटेगरी बताई थी कि ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है ना, तो उनकी संख्या है 4041। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है ना। इनको जो है कस्बा बोला जाता है, टाउन बोलते हैं, ये टाउन एरिया है, सामुदायिक शहर इनको बोलते हैं। तो यहां पर जो है इस योजना को लागू किया गया है। देखिए अब ये जो योजनाएं 3 हैं ये अलग अलग सिटीज में हो गई। ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में है। अमृत योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में है। और जो स्मार्ट सिटी है वो ज्यादा जनसंख्या, उसमें जनसंख्या कोई आधार नहीं बताया गया है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या जो बड़े शहर हैं, क्योंकि अब ये जो 7 सिटीज हैं एमपी की, इनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो उन्हीं को लिया गया है जिनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो 3 अलग अलग सिटीज में ये तीनों योजनाएं लागू की गई हैं जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो ये है 3 चरण में ये कार्यक्रम चल रहा है। पहले चरण में जो है 2100 शहर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। पहला चरण अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक रहेगा ये, और द्वितीय चरण जो है अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक रहेगा, 200 इसमें सिटीज हैं। और तीसरा चरण जो रहेगा अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक, बाकी जो बचे हुए शहर उन पर लागू होगा। तो इस तरीके से ये 3 चरणों में इसको संचालित किया गया है मार्च 2022 तक। अब इसके लिए इसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, शहरी, है ना। अभी ये तो हो गया 2022 तक इसका काम हो गया, लेकिन अब जो बच गए लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में भी है, शहरी क्षेत्र में भी, दोनों अलग अलग चल रही है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाली है जो इसके स्थान पर अभी चल रही है। जो बचे हुए लोग हैं जिनको मकान उपलब्ध नहीं हो पाया है सिटीज में, उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो शहरी क्षेत्र में चल रही है उसके द्वारा उनको आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर इसके प्रावधान यहाँ पर लिखे हुए हैं। कमजोर जो वर्ग हैं उनको मकान बनाने के उद्देश्य जो ऋण दिया जाता है उसमें 65% की दर से ब्याज सब्सिडी देना 15 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया है। मतलब जो भी उधार दिया जाएगा उसको जो है उसमें सब्सिडी देने की बात कही गई है 65%। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 100 रुपए में 65 पैसे जो है सब्सिडी दी जाएगी। जैसे किसी ने मान लिए 100 रुपए उधार लिए हैं तो उसको जो है 65% तो सब्सिडी मिल जाएगी। यानी उसको कितने चुकाने पड़ेंगे, कितना बचा, 35 पैसे चुकाने पड़ेंगे, 35 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 100 रुपए में 35 रुपए उसको चुकाना है, बाकी 65 रुपए जो है उसको सरकार क्या करेगी, सब्सिडी के रूप में दे देगी, छूट दे देगी। तो ये प्रावधान इसमें किया गया है ऋण के संबंध में। इसके बाद इस योजना में पहले संचालित जो योजनाएं हैं, पहले से 3 योजनाएं संचालित की जा रही थी, उनको मर्ज कर दिया गया, उनको मिला दिया गया और उनके स्थान पर इसको चलाया गया था। उसमें राजीव आवास योजना, राजीव ऋण योजना और सहभागिता के साथ वहनी आवास योजना, है ना। राजीव गांधी के नाम से दोनों योजनाएं थी, है ना, उनको मर्ज कर दिया गया, है ना। राजीव आवास योजना, राजीव ऋण योजना
तथा सहभागिता के साथ वहनी आवास योजना, इनको मिला करके और ये योजना चलाई गई है सबके लिए आवास। और अब जो है प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है जो शहरी क्षेत्र में संचालित है, ग्रामीण क्षेत्र में भी इस नाम से योजना संचालित है। तो ये इस तरीके से ये कार्यक्रम पूरा हो जाता है। और अब इसमें मैंने लास्ट में नगरीकरण तथा नगरीता या नगरवाद के बीच अंतर यहां पर बताया है ना। इसके बारे में हल्का सा मैंने पहले भी जिक्र किया था, जब हमने नगरवाद पढ़ा था तो वहां पर भी मैंने थोड़ा सा बताया था, है ना। अब चूंकि वहां पर नगरीकरण हमने पढ़ा नहीं था तो डिटेल वहां पर नहीं बताया था। अब हमने नगरवाद पहले पढ़ लिया और नगरीकरण अभी पढ़ लिया, अब दोनों के बीच अंतर बताने में ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने अंतर के लिखे हुए हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अभी आने थोड़ा सा टफ रहेगा, मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी रेयर केस में आए तो उस हिसाब से मैंने बताया हुआ है। नगरीकरण तथा नगरीता नगरवाद के मध्य अंतर है। देखिए, नगरीकरण मतलब नगरों के निर्माण की प्रक्रिया है ना। अगर आप बेसिक अंतर समझें तो उस तरह समझ सकते हो, उसी अंतर के आधार पर बाकी अंतर हम निकाल सकते हैं। नगरीकरण जो होता है नगरों के निर्माण की प्रक्रिया है ना। जब एक व्यक्ति जो है गांव से नगर में जाता है ना, और इस तरह से नगर बनने की जो प्रक्रिया नगरीकरण कही जाती है। गांव से जो नगर में व्यक्ति जाता है तो वहां की जीवन पद्धति को अपना लेता है। तो नगरों की जो जीवन पद्धति है, जिस पद्धति को अपनाता है वहां पर रह करके, तो उसको कह देते हैं नगरवाद या नगरीता, है ना। नगरीय होने की प्रवृत्ति या नगरीय जीवन शैली को कहा जाता है नगरवाद। नगर बनने की प्रक्रिया है नगरीकरण, और नगर में जो जीवन शैली उसको अपनाने की प्रक्रिया है नगरीता, है ना। एक व्यक्ति जो है नगरों में गया तो नगर का विकास हो गया, है ना, तो हो गया नगरीकरण। अब वहां पर रहते रहते जब वो नगरी पद्धति को अपना लेता है तो उसको नगरीता बोल देते हैं, है ना। नगर बनने की प्रक्रिया नगरीकरण, और नगरी होने की प्रवृत्ति जो है नगरीता, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। नगर बनने की प्रक्रिया नगरीकरण, और नगरी होने की प्रवृत्ति वो है नगरवाद या नगरीता। मतलब हम जो है नगरी हैं, ये प्रवृत्ति जो है नगरवाद है। हम नगर में रह रहे हैं तो हमारे अंदर प्रवृत्ति वही, हम नगरी हैं, है ना। हम अपने आप को नगरी मानते हैं, तो ये क्या है, नगरीता है। और नगर बनने की प्रक्रिया नगरवाद, तो ये इसी बेस पर आधारित पूरे अंतर है ना। पहला अंतर बताया कि नगरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो नगरीय प्रभावों का प्रसार करती है, जबकि नगरीता नगरों में निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति है ना। जो नगरों में निवास करते हैं उनकी जो जीवन पद्धति है, रहन सहन है, बोलचाल है ना, खान पान है ना, वेशभूषा है, ये सभी को मिला करके हम बोल देते हैं नगरीता या नगरवाद, ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि नगरों के निर्माण में सहायता करती है। नगरीकरण क्या करती है, नगरों के निर्माण में सहायता करती है, और नगरीता क्या करती है, व्यक्ति के व्यवहारों का निर्धारण करती है। व्यक्ति के व्यवहारों का मतलब नगर में जिस तरह का व्यवहार करता है उसका निर्धारण जो है नगरीता या नगरवाद के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आता है नगरीकरण विकास और प्रगति को स्पष्ट करती है, और नगरीता व्यक्ति की जीवन शैली में परिवर्तन को बताती है ना। जीवन शैली में परिवर्तन कैसे बताती है, गांव से गांव की जो जीवन शैली है उसको नगरी जीवन शैली में कन्वर्ट किया गया है, उसके बारे में नगरीता बताती है। कि एक व्यक्ति ने जो है अपनी जो ग्रामीण जीवन शैली है उसको नगरी जीवन शैली में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसके बारे में जो है नगरीता के अंतर्गत बताया जाता है। जबकि नगरीकरण में क्या है, विकास और प्रगति के बारे में बताया जाता है। नगरीकरण प्रवसन का प्रमाण है, परिणाम है। प्रवसन मतलब माइग्रेशन, व्यक्ति जो है गांव से नगर में जब जाता है तो नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है, तो प्रवसन का परिणाम माना जाता है। जबकि नगरीता के माध्यम से व्यक्ति नगरीय व्यवहारों एवं जीवन शैली को अपनाता है जो सदैव परिवर्तनशील होते हैं। नगर
जो नगरीकरण है, नगरों का जो विकास है, वो क्या उसका किसका परिणाम होता है? गांव से नगरों में जो व्यक्ति जाता है या प्रवास करता है, प्रवसन करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण की प्रक्रिया का विकास होता है। लेकिन नगरीयता के माध्यम से क्या होता है? नगरीय जो व्यवहार है और जो जीवन शैली अपनाता है, उसके बारे में नगरीयता में बताया गया है ना। नगरीयता ये बताती है कि व्यक्ति जो है किस तरह की जीवन शैली अपना रहा है ना, किस तरह की उसकी प्रवृत्ति है, गांव में रहने की प्रवृत्ति किस तरह की है, तो उसके बारे में नगरीयता के अंतर्गत बताया जाता है। बस ये लास्ट है इसमें। नगरीकरण की प्रक्रिया नगरीय प्रभावों का प्रचार करती है ना, नगरीय प्रभावों का प्रचार करती है, यानी नगर में किस तरह की व्यवस्था चलती है ना, नगर में क्या होता है, उसके बारे में नगरीकरण के अंतर्गत बताया जाता है। जबकि नगरीयता नगरीय जीवन पद्धति का प्रदर्शन है, नगर की जीवन पद्धति उसको बताया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है कि हम जो है नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले हैं, हमारा इस तरह का रहन सहन है, हमारा इस तरह का बोलचाल है, हमारा इस तरह का खान पान है, तो उसका जो प्रदर्शन होता है वो नगरीयता के अंतर्गत आता है। जबकि नगरीकरण नगरीय प्रभावों का प्रचार प्रसार करती है ना, नगर में जो गतिविधियां चलती हैं उसके बारे में नगरीकरण में बताया जाता है। लेकिन लोगों की जो पद्धतियां हैं, लोगों की जीवन पद्धति है, वो नगरीयता में बताई जाती है। लोगों की जीवन पद्धतियों के अलावा जो कार्यकलाप होते हैं वो नगरीकरण के अंतर्गत आते हैं। लोग किस तरह से जीवन जीते हैं ये नगरीयता में बताया जाता है। बाकी एक्टिविटी जैसे अब कोई राजनीतिक गतिविधि है, नगरों में जो साफ सफाई होती है, नगरों में जो प्रकाश व्यवस्था है, ये नगरीकरण के अंतर्गत आता है ना। तो नगरीकरण मैंने पहले बताया कि नगरीकरण के अंदर नगरीयता आती है। पहले नगरों का विकास होगा, फिर नगरीयता का विकास होगा, ऐसा है। मतलब नगरीकरण के अंदर नगरीयता है, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप ही नगरीयता का विकास होता है, ऐसे हम उसको समझ सकते हैं। यानी नगरीयता को विकसित करने में किसका योगदान है? नगरीकरण का योगदान है, क्योंकि नगरीकरण अगर नहीं होता तो नगरीयता आती कहां से, ऐसे समझना उसको। तो पहले तो नगरीकरण हुआ ना, पहले क्या हुआ? गांव के लोग नगरों में बसे, फिर वहां पर रहते रहते उन्होंने वहां की जीवन पद्धति को अपना लिया, ये हो गई नगरीयता। ऐसे उसको समझेंगे तो आपको फिर अंतर लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी हम जब समझ नहीं पाते, रटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नगरीकरण की प्रक्रिया ने ही जो है नगरीयता को जन्म दिया और उसको आगे विकसित करा, बढ़ाया। ठीक है, नगरीकरण के कारण जो है नगरों का विकास हुआ, लोग जो है गांव से जाकर के नगरों में बस गए, फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने नगरीय जीवन पद्धति, नगरीय जीवन शैली को अपना लिया। यही जो है नगरीयता है, नगरवाद है ना। क्योंकि पहले जो है गांव से नगरों का विकास होगा, फिर जो लोग वहां जो रह रहे हैं गांव से नगर में गए हैं, उन्होंने धीरे धीरे जो है नगरीय जीवन शैली को अपनाया। पहले उन्होंने ग्रामीण जीवन शैली को अपनाए रखा था। पहले उनकी जीवन पद्धति थी, वो थी जिसको हम कहते हैं ग्रामीणवाद। अभी ग्रामीणवाद का टॉपिक पढ़ना है, वो ग्रामीणवाद है। लोग जो गांव में रहते हैं, गांव की जो जीवन पद्धति है उसको कहते हैं ग्रामीणवाद। फिर क्या हुआ? फिर औद्योगिकरण हुआ, यातायात संचार के साधनों का विकास हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? नगरीकरण हुआ। गांव से नगरों का विकास हो गया। तब गांव से जब नगरों का विकास हुआ, नगरीकरण हुआ, तो उसकी वजह से लोग गांव से चल करके नगरों में रहने लग गए। अब जो ग्रामीण जीवन पद्धति थी उसका कन्वर्जन किस में हो गया? नगरीय जीवन पद्धति में हो गया। अब नगरीय जीवन पद्धति को उन्होंने अपना लिया, तो ये जो नगरीय जीवन पद्धति है इसी को हम कहते हैं नगरवाद या नगरीयता। आया समझ में? तो नगरीयता या नगरवाद को विकसित करने को जन्म देने में कि विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका है? नगरीकरण का योगदान। ग्रामीणीकरण ग्रामीणवाद, नगरीकरण नगरवाद, ऐसा है। ग्रामीणीकरण हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन ग्रामीणीकरण भी होता है। ग्रामीणीकरण जो है नगरीकरण के विपरीत व्यवस्था है। लोग जब नगर से गांव में जाके बसते हैं तो ग्रामीणीकरण हो गया, जब लोग गांव से नगर में बसते हैं तो नगरीकरण हो गया। तो ग्रामीणीकरण होता है तो ग्रामीणवाद होता है, नगरीकरण होता है तो नगरवाद होता है, ऐसे उसको समझ सकते हैं। आगे बात समझ में?
है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इनका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप सोच करके समझ करके अंदर के पॉइंट लिख के आ जाएंगे। समझा नहीं है तो फिर पता चला कुछ और लिख के आ गए, उटपटांग चीजें लिख के आ गए, है ना। तो गांव से नगर बनने की प्रक्रिया नगरवाद है, नगरीकरण है। और नगरीय होने की प्रवृत्ति, नगर बनने की प्रवृत्ति या बनने की प्रक्रिया नगरीकरण, और नगरी होने की प्रक्रिया या प्रवृत्ति नगरवाद। इसको ऐसे हम एक पॉइंट इसमें भी आएगा, ये लिखा नहीं है, वो भी लिख सकते हैं कि नगर बनने की प्रक्रिया नगरीकरण, गांव से नगर बनने की प्रक्रिया नगरीकरण हो गया, और नगरी होने की प्रवृत्ति नगरवाद, ऐसे उसको समझ सकते हैं। हम नगरी हैं, ये हमारी जो प्रवृत्ति है ये नगरवाद है। हमें गर्व है कि हम नगर के हैं या इंदौर शहर के हैं, है ना, हमें अपने आप पे गर्व है, तो ये नगरवाद है, नगरीता है। कोई व्यक्ति जो है अपने गांव पर गर्व करे कि भाई हमें गर्व है कि हम इस गांव के रहने वाले हैं, तो ग्रामीणवाद हो जाएगा। ऐसे ठीक आ गया समझ में, इस तरीके से समझना है उसको।